नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक प्राइवेट सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी है जो किसी टाइम पे एक लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी। करंटली इसका मार्केट कैपिटल है लगभग 61,000 करोड़ और इसकी फेस वैल्यू है 2। हम येस बैंक के बारे में कंप्लीट जानेंगे। हमने देखा है कि दिसंबर मंथ में काफ़ी बड़ा राइज आया इसके प्राइस में, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो किस वजह से आया था और अभी उसमें क्या डेवलपमेंट है, और ये जो प्राइस के अंदर जो भी इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है दिसंबर के अंदर, उसके क्या रीजंस हैं और आने वाले टाइम में येस बैंक में क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि येस बैंक में हमारी खरीदने और बेचने की कोई भी राय नहीं है। ये केवल और केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका पर्पस है येस बैंक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करना, जिससे कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस यूज़ करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाएँ। तो इसी के साथ चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, येस बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2004 में, और इसकी शुरुआत की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। अशोक कपूर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। मुंबई के जो टेररिस्ट अटैक हुए थे 2008 में, उसमें ही वॉज किल्ड, और उसके बाद इसका जो पूरा ऑपरेशन है दैट वाज मैनेज्ड बाय राणा कपूर। येस बैंक की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टिंग हुई थी 2005 में। अगर हम 1 जुलाई 2005 को येस बैंक का शेयर प्राइस देखें तो वो था 12 रुपये 50 पैसे, और उसके बाद 13 सालों के अंदर इसका जो प्राइस है वो बढ़कर हो गया 12 रुपये 50 पैसे से 404 रुपये। 20 अगस्त 2018 में येस बैंक ने अपना हाई लगाया था 404 रुपये का, और ये जो राइज था ये था 32 टाइम्स का। और उसके बाद येस बैंक में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसका प्राइस अपने हाई से जो कि 404 था वहाँ से गिर के आ गया 5 रुपये 60 पैसे, जो इसने लो लगाया था 6 मार्च 2020 को। और ये जो फॉल था ये था लगभग 98% का 18 महीनों में। तो येस बैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि 18 मंथ्स में इतना बड़ा फॉल येस बैंक के शेयर प्राइस में आया। चलिए ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं कि इस फॉल के पीछे के कुछ मुख्य रीजन क्या थे। देखिए, येस बैंक की जो क्राइसिस है उसकी मेन वजह थी बैड कॉर्पोरेट लोन्स, और इसको आइडेंटिफाई किया था आरबीआई ने। उन्होंने क्या किया था, इसका एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था 2015-16 में, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो भी ग्रोस एनपीए ये रिपोर्ट कर रहा है और जो एक्चुअल ग्रोस एनपीए है जो उनके असेसमेंट में निकल के आया उसके अंदर 4,000 करोड़ का डाइवर्जेंस है। इट वॉज ए वेरी ह्यूज डाइवर्जेंस, और इतना ही नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर में डाइवर्जेंस बढ़ के 6,000 करोड़ हो गया। अब ये बहुत बड़ा सरप्राइज था जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा उनके सेंटिमेंट्स इससे बैडली अफेक्ट हुए, और इस वजह से इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई। और उसको जो है फर्दर सपोर्ट किया काफ़ी सारी मेजर इवेंट्स ने, जैसे कि आरबीआई ने, बिकॉज इतना सब होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क लग गया येस बैंक की मैनेजमेंट पे कि हो क्या रहा है। और आरबीआई ने क्या किया कि जो राणा कपूर है उनका एमडी एंड सीईओ का जो टर्म था उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया, उनकी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर दिया। साथ ही साथ नवंबर 2019 में राणा कपूर ने अपने जितना भी स्टेक था येस बैंक का सारा बेच दिया। अब ये क्या है, ये सारा मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज करता है। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन था वो था वेरी पुअर फाइनेंशियल्स। इनका एनपीए परसेंटेज और एनपीएल परसेंटेज वाज वेरी हाई, और इस वजह से इन्होंने क्या किया था, अपने जो प्रोविजंस और कंटिजेंसीज के अंदर मैसिव इंक्रीज था। एक और बड़ा रीजन था कि प्रोमोटर्स के 48% शेयर जो हैं वो प्लेज किए हुए थे। और अगर इसको समराइज करके बोला जाए तो 2 मेजर फैक्टर थे। पहला मैनेजमेंट वाज नॉट गुड, सेकंड वाज बैड लोन्स। बहुत ज़्यादा एनपी हो गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस इनकर किया येस बैंक ने। और ये थे कुछ मेन रीजंस येस बैंक के फाइनेंशियल क्राइसिस के। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने पूरा मैटर अपने कंट्रोल में ले लिया, और उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स लिए। सबसे पहला, इन्होंने जो इसको बेल आउट कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और बेल आउट का जो लीडर था वो था एसबीआई, जिसने 48% स्टेक इसका परचेज किया। दूसरा, इन्होंने स्टेप लिया मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव करने का। तो मिस्टर प्रशांत कुमार जो एसबीआई में थे, 36 साल का एक्सपीरियंस जिनको था, उनको इन्होंने एज ए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया इस बैंक का। तीसरा जो स्टेप था दैट वाज रिगार्डिंग एनपीए। तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी डिफॉल्टर्स थे उनकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेना शुरू किया। सेकंड, इन्होंने क्या किया कि एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आए, जिससे कि जो भी लॉसेस इनकर हुए थे ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स उसको काफ़ी हद तक डील किया जा सके। और एनपीए को हैंडल करने के लिए जो तीसरा स्टेप इन्होंने लिया वो था कि अपने जितने भी इनके एनपीएस थे उसको किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल करना। अब इन सब इंप्रूवमेंट्स के चलते जो रेपुटेड रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि मूडी और आईएनडीआरए, उन्होंने येस बैंक की रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया।
इसकी वजह से क्या हुआ कि येस बैंक का जो डिक्लाइन था शेयर प्राइस में वो रुक गया। येस बैंक ने जो अपना लो लगाया था, लोएस्ट क्लोजिंग जो दी थी वो दी थी 23 अगस्त 2021 को, जो की थी 10 रुपये 95 पैसे। और अगर आप उसके बाद देखें तो येस बैंक का प्राइस जो है ना स्टेडली राइज हो रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिसंबर 2022 मतलब इसी महीने में येस बैंक ने अपना प्रीवियस हाई क्लोजिंग जो था 19 रुपये 45 पैसे का, उसका ब्रेकआउट दिया है। और इसी चीज़ को आप इसके चार्ट पे भी देख सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब हम येस बैंक के कुछ रिसेंट 2022 के अपडेट्स और इसके फाइनेंशियल्स, रेशोज, फिगर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब देखिए इसके जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसमें 4 मेजर अपडेट्स हैं। पहला है कैपिटल रेज फ्रॉम 2 ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, वन इज कार्लाइल एंड अनदर इज एडवेंट। इन दोनों को 10% स्टेक जो है येस बैंक का परचेज करने की मंजूरी मिली है और ये जो डील हुई है दिस इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू शेयर्स एंड वारंट्स। और जो दूसरा मेजर अपडेट्स है 2022 का वो है अपने एनपीए को सेल करना, जिसमें जेसी फ्लावर करके जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके साथ ये दिसंबर के अंदर ही डील कंक्लूड हो गई है। तीसरा जो बड़ा स्टेप लिया गया है वो है इसकी मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को लेकर। तो सबसे पहले तो जो प्रशांत कुमार है उनके टेन्योर को अनदर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एज एमडी एंड सीईओ। सेकंड स्टेप लिया गया है जो आर गांधी हैं, इनको 37 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ ये 2014 से लेकर 2017 तक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी थे। इनको एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया येस बैंक का। अब ये सारे स्टेप्स ये दर्शाते हैं कि येस बैंक की मैनेजमेंट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो 2 मेजर रीजन थे डिक्लाइन के, पहला था एनपीए और उससे जो इनकर्ड लॉसेस हुए उसको हैंडल कैसे किया जाए, दूसरा था मैनेजमेंट क्वालिटी। और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से 2022 के अपडेट्स में भी देखें तो हैंडल किए गए हैं। और इन्हीं सब स्टेप्स के चलते 2022 में जो रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि आपकी है क्रिसिल, इकरा और केयर, इन्होंने इसकी रेटिंग को फर्दर इंप्रूव किया है। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है दैट वाज गिवन एज द हाईएस्ट वन, दैट इज A1+, और जो लॉन्ग टर्म की रेटिंग है दैट इज A-, दैट इज पॉजिटिव आउटलुक। अगर हम प्रोग्रेसिव पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो येस बैंक जो है वो एनईएफटी ट्रांजेक्शन्स और यूपीआई में नंबर 1 रैंक करता है। डिजिटल बैंकिंग में भी येस बैंक काफ़ी आगे है। इसके कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वो है येस ऑनलाइन, येस रोबोट, येस मोबाइल, येस जीनी एंड येस सर्विस पोर्टल। येस बैंक की 90% ऑफ ट्रांजेक्शन्स डिजिटल चैनल के थ्रू होती है। अगर हम इंडिया की डिजिटल करेंसी की बात करें तो येस बैंक जो है ये जो 4 बैंक आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि फर्स्ट पायलट होंगे डिजिटल करेंसी के लिए रिटेल मार्केट में, उसमें एक है येस बैंक, बाकी 3 बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब अगर हम येस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे चाहे वो टोटल एसेट हो, चाहे वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हो, नेट इंटरेस्ट इनकम हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर कासा रेशो हो, हर जगह येस बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम इसके एनपीएस की बात करें तो आप देखिए जो ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए है दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, दोनों ही रिड्यूस हुए हैं। ग्रोस एनपीए जो था पिछले क्वार्टर का वो था 13.4% और Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 का था 15%, जो अब घटकर हो गया 12.9%। सिमिलरली जो इसका नेट एनपीए है वो पिछले क्वार्टर में था 4.2% और Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में था 5.5%, जो अब घटकर हो गया 3.6%। अब इन सारे रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो एक ही फैक्टर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसमें कि डिक्लाइन नजर आता है और हम इसको समझते हैं कि ये डिक्लाइन किस वजह से है। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ है। बट अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो उसमें डिक्लाइन आया है -32% का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया -51% का, और इसका मेन रीजन है इंक्रीज इन प्रोविजंस। तो अगर आप देखें Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में जो प्रोविजंस थे वो थे 453 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रोविजंस थे 279, जो इन्होंने बढ़ाकर कर दिए हैं 638, और इसीलिए इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डिक्लाइन नजर आता है। अब हम येस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रेशोज की बात कर लेते हैं। तो येस बैंक का जो पी है वो है 56 और इसका इंडस्ट्री पी है वो है 17। तो येस बैंक का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका मेन रीज़न है जो रिसेंट इसके प्राइस के अंदर जो राइज आया है उसकी वजह से इसका पी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर हम स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 1.75, जो कि इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू के लगभग सेम ही है, थोड़ा सा उससे मार्जिनली कम है।
अगर हम आरओई परसेंटेज और आरओए परसेंटेज की बात करते हैं तो वो है 3.19 और 0.36। अगर आप देखें प्रीवियस 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का CAGR इसके आरओई का या फिर आरओए का, वो दोनों ही नेगेटिव में है, बट इस साल में, गए साल में वो हो गए हैं पॉजिटिव। इसका मतलब बैंक जो है, बैंक की रिटर्न्स ग्रो कर रही हैं टाइम के साथ साथ, जो आप इस ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो नेट एनपीए है उसमें भी गिरावट नजर आई है। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसमें कि जो उन्होंने एनपीए जेसी फ्लावर को सेल किया है वो कंक्लूड हो गई है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इसके बाद कि इनका जो ग्रोस एनपीए है दैट विल कम बिलो 2% और इनका जो नेट एनपीए है दैट विल कम बिलो 1%। और ये जो इंप्रूवमेंट है ये नजर आनी चाहिए Q3 के रिजल्ट में या फिर एनुअल रिजल्ट्स में। अब अगर हम येस बैंक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग तो जीरो है इसके अंदर, बट अगर आप देखें एफआईआई की होल्डिंग, जून 2022 में एफआईआई की होल्डिंग थी 11.37%, सितंबर में उन्होंने बढ़ाकर कर दी 12.15% और दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग डबल कर दिया। डीआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है और इसका रीजन है बिकॉज बेल आउट के टाइम पे काफी ज्यादा इन्होंने स्टेक परचेज किया था येस बैंक का, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो लगातार वो पिछले 2 क्वार्टर से रिड्यूस हो रही है, तो एक अच्छी बात है कि पब्लिक इसमें से निकल रही है और इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर आप मेजर डीआई होल्डिंग की बात करें एज ऑन दिसंबर 2022 तो एसबीआई की होल्डिंग है 26.14%, एलआईसी की है 4.34%, आईसीआईसीआई बैंक की है 2.61%, एक्सिस बैंक की है 1.58% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है 1%। अगर हम येस बैंक की पिछले गए साल की रिटर्न्स देखते हैं इसके शेयर प्राइस की और कंपेयर करते हैं एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, तो आप पाएंगे कि पिछले 1 साल में दोनों ही बैंक को इसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अगर हम येस बैंक की रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो एक वीक में इसने रिटर्न दिया है 1.42% का, 1 मंथ में इसका रिटर्न है 27% और 3 मंथ्स में रिटर्न है 30.89%। साल की शुरुआत से इसने रिटर्न दिया 56% और पिछले साल दिसंबर से इस दिसंबर तक इसने रिटर्न दिया 62.74%, जबकि लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न है -57%। इसका जो 52 वीक्स का लो है वो है 12.10 और इसका 52 वीक्स का हाई जो है वो है 24.75। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो उसका रुझान बाई की तरफ है, बट एनालिस्ट की रेटिंग की अगर हम बात करें तो वो सेल की तरफ है। और ये जो सेल रेटिंग है इसका मेन रीजन है वेरी हाई पी ऑफ येस बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब इसके प्राइस को थोड़ा सा कूल ऑफ होने की जरूरत है, तो या तो आप इसको यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं या थोड़ा वेट कर सकते हैं जिससे थोड़ा लोअर प्राइस में इसको एक्यूमुलेट कर पाएं। अब अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इसका प्राइस जो है अपने 50, 100 और 200 डीएम में तीनों से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब इसके प्राइस को थोड़ा कूल ऑफ होने की जरूरत है और ये हमने देखा पी में भी कि पी बहुत हाई है, तो उसके प्राइस को थोड़ा कूल ऑफ होगा, थोड़ा सा अपने मूविंग एवरेजेस के करीब आएगा, वहां पर इसको एक्यूमुलेट करना अच्छा रहेगा। अब अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि 2020 से लेकर 2022 तक काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स जो हैं एक स्पेसिफिक प्राइस बैंड के अंदर इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। अब क्योंकि ऑपरेटर्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदते हैं तो इसलिए शेयर्स की स्केर्सिटी हो जाती है मार्केट के अंदर। और होगा क्या, आने वाले टाइम में जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, मतलब स्केर्सिटी बढ़ेगी शेयर की, वैसे वैसे आप देखेंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगभग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर भी है। इस रेंज के अंदर आप देखेंगे कि वॉल्यूम कितना, मतलब थोड़ा ज़्यादा था, बट इमीडिएटली उसके बाद वॉल्यूम में काफ़ी कमी आई और शेयर का प्राइस भागता चला गया। तो जितना भी हमने एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बेसिस पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके लेवल्स निकालने की कोशिश करें तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल नज़र आता है वो है 2990, मतलब लगभग 30 रुपीज़। नेक्स्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 46 और उसके बाद आता है 68। इसका मतलब आने वाले कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर आप ये लेवल्स देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आप आज इसमें एंट्री लें और कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही दिनों में आपको ये लेवल्स दिखाई दें। इनफैक्ट अभी तो मैंने जैसे बताया पी काफ़ी हाई है तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा एंड देन इट विल बाउंस बैक। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमको लोअर लेवल पे येस बैंक के शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। एंड देन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वी डिड, ऐसा लगता है उसके बाद इसका जो प्राइस है वो वापस ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। बट देखिए यहाँ पर हमारी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है येस बैंक को। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। साथ ही हमने स्टॉक मार्केट की पाठशाला एक सीरीज शुरू की है, जिसका पहला वीडियो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। और उस पाठशाला में आप स्टॉक मार्केट की पूरी लर्निंग आपको मिलेगी A to Z, जहां पर हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।